इवनिंग। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं प्रयास किया हूं कि आपके समक्ष एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊं जो लगभग हर तरह के विद्यार्थियों को फ़ायदा पहुंचाए, हर तरह के विद्यार्थियों को लाभ हो। तो खासकर अभी जो बच्चे इंटर क्लास के हैं उनका लगभग कई टॉपिक जो है इस टॉपिक्स पर आधारित है। यदि आप वॉइस पढ़ना चाहते हैं तो विदाउट टेंस जो है वॉइस को कम्प्लीटली हम समझ नहीं पाएंगे। नरेशन में भी इसकी बहुत ज़रूरत है, लगभग हर टॉपिक्स में इसकी आवश्यकता होती है। तो आइए मैं टेंस टॉपिक्स को आपके समक्ष लाने का प्रयास किया हूँ। फिर इस टेंस के अनुवाद वाले ग्रुप को ट्रांसलेशन के तौर पर जब इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो मैं इसके से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक्स जो है टाइम एंड टेंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, मैं आपको बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले टेंस के बारे में हम लोग आपका पहला वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी जो है बड़ी गौर से इसको देखें और मैं प्रयास करूँगा कि टेंस का लगभग जितना डिटेल में जितना हो सकता है मैं उतना वीडियो देने का प्रयास करूँगा। और आप जो है एक भी वीडियो ना मिस कीजिएगा। प्रत्येक वीडियो जो भी वीडियो बनेगा, जितने पार्ट बनेंगे, हर पार्ट को आप देखने का प्रयास करें। उम्मीद है कि आपको बहुत लाभ पहुँचाएगा और बहुत इससे आप जो है आगे तक जाएंगे और आपको इंग्लिश में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आइए मैं आप शुरू करता हूँ। टॉपिक्स आपका है टेंस। बच्चे सबसे पहले ये जो टेंस टॉपिक्स है आखिर आया कहाँ से? तो जैसा कि इंग्लिश का स्टोरी बताता है कि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके पास अपना बहुत सारा शब्द इसका अपना नहीं है। ये कई भाषाओं से इसमें बोरो किया गया है, लिया गया है। कहीं अलग अलग भाषाओं से शब्दों को लिया गया है और तब जो है उस शब्द का जो है उस टॉपिक्स का या उस शब्द का जो है नाम जो है रखा गया इंग्लिश में और लोग जो है इसको जानते हैं। तो आइए हम जो आपका टेंस टॉपिक्स है, जो आपका टेंस वर्ड है, वह आपका लैटिन शब्द है। यह लैटिन वर्ड है जो लैटिन वर्ड टेम्पस से लिया गया है। टेंस की उत्पत्ति लैटिन शब्द जो है टेम्पस से लिया गया है, जो ही सिग्निफाइज द टाइम, जो समय को दिखाता है। यानी कि किसी खास समय में, किसी खास टाइम में, जैसे मान लेते हैं कि हम आपको 6 बजे से आपको वीडियो बनाना हमने स्टार्ट किया, आपके लिए पढ़ाना शुरू किए और 7 बजे तक आपका हम काम किए। और 6 से 7 जो हम काम किए इस वक्त, तो इसमें हमारा टाइम टेकअप हुआ, इसमें हमारा वर्क बना, इसमें एक वर्क हुआ। तो ये जो समय लगा और इतने समय में जो हमने काम किया, तो उस समय इस दौरान जो लगे जो अवधि हुआ, जो पीरियड बना, जो टाइम बना, जो हमारा काम हुआ, तो उस ज़माने में उसको हम टेम्पस कहते थे। वही टेम्पस आगे चल के टेंस बना है, वही टेंस बना। तो बच्चे आप लोगों ने यह जाना कि टेंस की उत्पत्ति कैसे हुई है, टेंस कैसे उत्पन्न हुआ है। ठीक, अब हमको यह जानना है कि टेंस क्या है। आइए इसको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपको सामने दिया हूँ। वह प्रतिदिन जाता है, वह कल गया, वह कल जाएगा। जरा बोर्ड से देखिएगा, बोर्ड पर जाता है, गया, जाएगा। ये जो वर्ब का जो ये जाता है, गया, जाएगा, निश्चित रूप से
आप यह जरूर देख रहे होंगे कि एक क्रिया है, एक वर्ब है, जिसको हिंदी में जाना कहते हैं और इंग्लिश इसका जो होता है टू गो होता है। जाना शब्द है, जाना जो क्रिया है जिसका इंग्लिश टू गो होता है, और इसी टू गो का यहाँ गोज दिया है, उसी टू गो का यहाँ वेंट है, इसी टू गो का विल गो लिखा गया है। इसी टू गो का यहाँ गोज है, इसी टू गो का यहाँ वेंट है, और इसी टू गो का यहाँ विल गो दिया गया है। तो बच्चे आप जरूर देख रहे होंगे कि ये वर्ब का अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग रूप है। तो ये जो वर्ब के जो फॉर्म्स हैं, जो सेट है, यह आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? यह इंडिकेट कर रहा है किसी पार्टिकुलर पॉइंट को, किसी खास बिंदु या अवधि को भी तो बता रहा। आप देख सकते हैं कि ही गोज डेली, वह प्रतिदिन जाता है, वह प्रतिदिन जाता है। वह कल गया, वह कल जाएगा। तो ये जो वर्ब का जो फॉर्म है, जाता है, गया, जाएगा, ये जो फॉर्म हम देख रहे हैं, क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये जो तीनों फॉर्म है, ये जो तीनों फॉर्म है, यह जो है आपको क्या ये नहीं बता रहा है कि ये जो वर्ब है, जो अपना फॉर्म, जो अपना रूप बदल बदल के बता रहा है कि मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं पास्ट में हूँ, मैं फ्यूचर में हूँ। ऐसे आप क्रिया के फॉर्म को देख सकते हैं कि क्रिया अपना रूप स्वतः बता रही है कि मैं प्रेजेंट में हूँ, मैं पास्ट में हूँ और मैं फ्यूचर में हूँ। ये क्रिया स्वयं रूप बता रही है बच्चे। तो ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, क्रिया का जो एक फॉर्म का जो सेट है, वह ये इंडिकेट कर रहा है कि क्रिया का वह फॉर्म जो किसी खास बिंदु या अवधि को, जो खास बिंदु या अवधि में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जो दिखाता है, वही टेंस है, जिसको हमने आपके सामने बोर्ड पर इंडिकेट किया है कि ये सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स, क्रिया का एक सेट, क्रिया के रूप का एक ऐसा सेट दैट इंडिकेट, जो इंगित करता है, सूचित करता है अ पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, माने किसी खास बिंदु में या अवधि में, भूत, वर्तमान और भविष्य। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों में जो खास बिंदु या अवधि को जो दर्शाता है, वही आपका टेंस कहलाता है। या टेंस जो है क्रिया का फॉर्म होता है, जो आपको ये बता रहा है कि ये सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स का एक ऐसा सेट दैट इंडिकेट, जो इंगित करता है ए पार्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, समय में किसी खास बिंदु को या खास अवधि को, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, उसको हम टेंस कहते हैं। तो टेंस का डेफिनेशन आप जान गए हैं। इसको आप इस उदाहरण को भी देखकर आप पता लगा सकते हैं कि टेंस वर्ब का ही फॉर्म है, जो अपना रूप बदल बदल के ये बता रहता है किसी खास बिंदु या अवधि को, भूत, वर्तमान, भविष्य, उसको हम टेंस कहते हैं। धन्यवाद। हाँ, तो हम आपको टेंस का डेफिनेशन और टेंस की उत्पत्ति दोनों को हमने बताया। अब टेंस के काइंड्स पर चलते हैं, टेंस के प्रकार पर। तो बच्चे, भिन्न भिन्न भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह से कॉन्सेप्ट होता है। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न तरह से होते हैं। जैसे आपको हिंदी में है हूँ को प्रेजेंट मान लेता है लोग, था थे थी को पास्ट मान लेता है लोग, और गा गेगी को फ्यूचर मान लेते हैं। लेकिन हमारे इंग्लिश में फ्यूचर टेंस के लिए कोई अलग वर्ब फॉर्म नहीं आता है। इसी कारण से इंग्लिश ग्रामर में
फ्यूचर टेंस नाम का कोई टेंस नहीं मानता है, कई ग्रामर में इसकी चर्चा नहीं की गई है कि फ्यूचर टेंस भी कोई टेंस है। लेकिन ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में पूर्व से जो चली आ रही अवधारणा के आधार पर जो परंपरागत ग्रामर जो हम लोगों ने स्टडी किया है, तो उस परंपरागत ग्रामर के अनुसार इंग्लिश में बच्चे टेंस के 3 प्रकार लोग बता देते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ये ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर में होता है। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर या अगर वर्ब फॉर्म के हिसाब से देखें तो अंग्रेजी ग्रामर जो है 2 ही टेंस को टेंस मानता है, तीसरा का वर्ब फॉर्म नहीं होता है। इस वजह से इसे हम लोग मॉडल वर्ब में जोड़कर इसको आसानी से पढ़ते हैं। लेकिन हमको, क्योंकि यह जो टेंस हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, यह टेंस आपका इंग्लिश आपको सही ढंग से लिखने आ जाए। अक्सर हमको यही देखने को मिलता है कि इंटरमीडिएट में एक टॉपिक्स ऐसे और निबंध का आता है जिसमें हमारे खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे उस निबंध के लिए शिक्षकों के गेस पर आधारित रहते हैं। गेस लड़ गया तो लिख देते हैं, नहीं लड़ा तो नहीं लिखते हैं, जबकि निबंध में कोई गेस वगैरह की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निबंध वही पूछा जाता है जो हमारे करंट से रिलेशन रखता है, जो हमारे निजी जीवन से, हमारे लाइफ से रिलेशन रखता है। तो हमारे बच्चों के पास इतना क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वही हिंदी में जब निबंध आता है तो बच्चे आसानी से लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश में आता है तो नहीं लिख पाते हैं। तो स्वाभाविक है कि उनके पास उस तरह का लैंग्वेज नहीं है जिस लैंग्वेज के दम पर जो है उसको आसानी से उसको ट्रांसलेट करके या जैसे हो सके उसको इंग्लिश में बदल कर वो जो है निबंध को लिख सके। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से, ये 10, 15, 20 वीडियो भी इसमें लग सकता है, कि मैं इतना भाषा आपका शेड्यूल जरूर कर दूं जिससे आपको कम से कम निबंध लिखने आए, और इस पर हम काम करेंगे। आप प्रत्येक वीडियो को जरूर देखेंगे। तो आया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो बच्चे सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पर विचार करेंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है बच्चे, यह बताता है कि क्रिया का वह रूप, माने द फॉर्म ऑफ द वर्ब इट शोज अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम और पीरियड ऑफ टाइम इन द प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। यानी क्रिया का वह रूप जो किसी खास बिंदु या अवधि में वर्तमान समय को जो दिखाता है उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वह हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जो आपको वर्तमान समय में किसी क्रिया का फॉर्म जो है किसी खास बिंदु या अवधि को जो दर्शाता है वो हमारा प्रेजेंट टेंस कहलाता है, वर्तमान काल कहलाता है। ठीक, ये तीनों टेंस को जो आप देख रहे हैं, लगभग तीनों टेंस के 4 प्रकार हैं, और प्रत्येक टेंस को हम लोग देखेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस है, इसके भी 4 प्रकार हैं। इस प्रेजेंट टेंस के आपका पहला प्रकार है सिंपल प्रेजेंट। ओल्ड इंग्लिश में इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसका नाम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी होता है, या इसका नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हिंदी में समान वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट
पूर्ण वर्तमान काल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्व तत्कालिक वर्तमान काल होता है। तो ये 4 टेंस है जो प्रेजेंट टेंस के प्रकार हैं बच्चे। खासकर मैं जो है जैसा आपको बताते जा रहा हूँ, सुनते चलेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या है? तो क्रिया का वह फॉर्म जो किसी खास बिंदु या अवधि को वर्तमान समय में दिखाता है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह आप जो है टेंस के काइंड्स को जाने, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब हम जो है इसके सिंपल प्रेजेंट पर चर्चा करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, इसको हम आए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझें। वह रोज विद्यालय जाता है। वह रोज विद्यालय जाता है। सूर्य दिन में चमकता है। पानी के ऊपर तेल तैरता है। बच्चे, वह रोज विद्यालय जाता है, सूरज दिन में चमकता है, पानी के ऊपर तेल तैरता है। ये तीनों सेंटेंस को गौर से देखा जाए, सिंपल प्रेजेंट का परिभाषा खुद ब खुद आ जाएगा। वह रोज विद्यालय जाता है, तो इसकी जाने की जो क्रिया आप देख रहे हैं, सूरज दिन में चमकता है, चमकने की क्रिया को देखा जाए। पानी के ऊपर तेल तैरता है, चमकने की क्रिया, तैरने की क्रिया को देखा जाए, तो निश्चित रूप से आप जरूर यह पाएंगे। थोड़ा सा चिंतन कीजिए, थिंकिंग कीजिए, विचार कीजिए कि इसके जाने की अवधि क्या है, इसकी चमकने का टाइम क्या है, तैरने का टाइम क्या है। आप निश्चित रूप से पाएंगे या तो ये घटना डेली घटती है, रोज रोज होता है, या ये घटना हमारे जीवन में समान रूप से घटने वाली है, जो समान रूप से घटित होती है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। अब आपसे पूछा जाए कि कब डूबता है और कब उगता है, तो निश्चित रूप से आप बताएंगे, निश्चित रूप से आप कहेंगे कि ये जो क्रिया होती है सर, ये डेली की घटना है, ये रोज रोज होता है। तो वैसी घटनाएं जो हमारे जीवन में डेली निरंतर घटता है, डेली घटता हो, माने समान रूप से कोई क्रिया घटित होती है, तो वही जो है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि कोई क्रिया समान रूप से घटित होती है। द टेंस विच शोज दैट एन एक्शन इज डन जनरली in the present time is called a simple present tense. The tense which shows a daily habit, that is called simple present tense. वह टेंस जो रोज की आदत को दिखाता है, डेली के इवेंट्स को दिखाता है, डेली के इंसिडेंट्स को, घटनाओं को दिखाता है, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब बच्चे, चूंकि हम लोग को अनुवाद सीखना है, हम लोग को अगर ग्रामर टाइम एंड टेंस से पढ़ाते तो आपको कुछ इसके बारे में और लेके जाते, लेकिन हमको अनुवाद सीखना है, तो अनुवाद सीखने के लिए कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। क्योंकि हम लोग, जैसा कि अधिकांश जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसमें सारे लोग हिंदी भाषी हैं, और हिंदी भाषी को जो हमारे विचार से जिन बच्चों का हिंदी ठीक ठाक हो जाता है, हम लोग आसानी से उसको इंग्लिश सिखा देते हैं। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के लैंग्वेज में थोड़ा बहुत का भाषा का अंतर है, कॉन्सेप्ट का कोई अंतर नहीं होता है।
तो आइए सिंपल प्रेजेंट का डेफिनेशन आप जरूर जानें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में समान रूप से घटित होता है, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे हैं जब जो जान लें, बिहारी स्टूडेंट के लिए तो और जरूरी है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बच्चा जो है कैसे पहचान पाएगा। तो बच्चे आप हिंदी क्रिया तो जरूर जानते होंगे, लिखना, पढ़ना, जाना, आना, खाना, सोना, रोना। तो हिंदी क्रिया के साथ याद रखेंगे, हिंदी क्रिया के साथ जब आपका जुड़ा हो ता है, ती है, ते है, ताहूं, हिंदी क्रिया के साथ जब जुड़ा हो ता है, ती है, ते है, ताहूं, तो आप समझ जाइएगा कि आपका वाक्य यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। जैसे आइए उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, विद्यालय जाता है, लास्ट में ता है, चमकता है, लास्ट में ता है, तैरता है, लास्ट में ता है, वह समय पर विद्यालय जाती है, विद्यालय जाती है, जाती है। बादल मंडराते हैं, मंडराते हैं, ते हैं। मैं ऐसा समझता हूं, ताहूं। तो इस प्रकार आप जो है वाक्यों में आसानी से देख रहे होंगे कि यह जो है, ये जो क्रिया है हिंदी क्रिया, प्रत्येक हिंदी क्रिया में, जैसे जाना में ती है, चमकना में ता है, मंडराते में ते है, समझना में ता हूं। तो इन वाक्यों को देखने के बाद निश्चित रूप से आप इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि यह टेंस जो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चे सिंपल प्रेजेंट टेंस को आसानी से पहचान लेंगे, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। आइए बच्चे, अब हमको बहुत सारा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाना है, तो बहुत सारा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में कैसे अंट पाएगा ये जानना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि कैसे हटा पाएंगे, कैसे उसको आप अपने दिमाग में रख पाएंगे, ये बातें मैं आपको समझाता चल रहा हूँ, आप समझते चलें। आप देखे होइएगा, मेडिकल दुकान में आप जाते हैं तो मेडिकल दुकान में जाता है आदमी पुर्जा लेकर, पूरा दवाई भरा रहता है मेडिकल दुकान से, और भरा रहता है, और उसको जब हम पुर्जा थमाते हैं तुरंत देखता है और एक निकाल कर लाकर आपको दे देता है। टाइम ही नहीं लगता है, उसको टाइम ही नहीं लगता है। इसके पीछे रीजन क्या है, वो अपना कोड बनाया है, उस कोडिंग से दवाई ला कर दे देता है। उसी प्रकार हम आपके लिए कोड कुछ बनाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं, उसके आधार पर आप सेंटेंस के पैटर्न को समझ पाएंगे, और वो सेंटेंस कैसे बनेगा इस पर हमको गौर से ध्यान रखना है। तो आइए सबसे पहले हम विचार करेंगे बच्चे एसर्टिव सेंटेंस पर। एसर्टिव सेंटेंस का हम लोग अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चे एसर्टिव सेंटेंस क्या होता है, देखिए मैं बता रहा हूं। मैं इसे मानता हूं, वह रोज घूमने जाता है, वह ऐसा नहीं कहता है।
आपके लाइफ में इस तरह का सेंटेंस आए जिसमें यह बताया जाए कि किसी कार्य को कोई कर्ता जो काम करने वाला होता है वह इस बात को या तो अफर्म करता है, स्वीकार करता है, अथवा डिनाई यानी इनकार करता है। वैसा सेंटेंस जिसमें यह भाव दिखाया जाए कि वाक्य को, किसी क्रिया को स्वीकारा जा रहा है अथवा इनकार किया जा रहा है, इसमें या तो स्वीकार किया जाता है अथवा इनकार किया जाता है, तो उस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इसे मानता हूं, निश्चित रूप से इस वाक्य में आप देखेंगे कि कोई ना कोई इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है, अफर्म कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। वह रोज घूमने जाता है, निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई व्यक्ति जो है ये बताता है कि हाँ वो रोज जाता है, वह ऐसा नहीं कहता है। इसका मतलब इसमें जो है यह कहने वाला व्यक्ति इनकार करता है। तो जिस वाक्य में कोई कर्ता या तो किसी स्टेटमेंट को स्वीकार करता है अथवा इनकार करता है, तो उस प्रकार के सेंटेंस जो हमारे असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। तो ये असर्टिव है। अब ये जो असर्टिव होता है बच्चे, यह असर्टिव आपको दो भाग में बढ़ता है। यह जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है यह दो भाग में बढ़ता है। आप यहाँ दो कॉन्सेप्ट देख सकते हैं कि एक में स्वीकार किया जा रहा है और दूसरे में इनकार किया जा रहा है। तो जो स्वीकार किया जाएगा उस प्रकार के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और जो आप इनकार करते हैं उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, एक हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, एक हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। तो जिसमें स्वीकार किया जाएगा या अर्थात यस का भाव होगा वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, और वैसा वाक्य जिसमें नो का भाव हो यानी निगेटिव सेंस हो, नकारात्मक भाव हो, वो आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। जैसे आप अपने बोर्ड पर ध्यान से देखें, कैसे मैं इसे मानता हूं, एक्सेप्ट किया जा रहा है, एक्सेप्ट कोई करता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह रोज घूमने जाता है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। लेकिन इस वाक्य को देखा जाए वह ऐसा नहीं कहता है, यह निगेटिव भाव दे रहा है, निगेटिव सेंटेंस है। तो निश्चित रूप से जो बच्चे, अब आप जो है चाहे तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि आप उसको कितना परसेंट समझे, क्या जाने, क्या समझे। आप निश्चित रूप से ये जान गए होंगे कि असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, दो भाग होते हैं। एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और एक निगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य को स्वीकार किया जाता है और निगेटिव सेंटेंस में वाक्य को इनकार किया जाता है। ये हो गया है? अब जो है अब अलग अलग टाइप के सेंटेंस को आप लोगों ने जाना। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, कि अफर्मेटिव सेंटेंस के वाक्य को आप कैसे बनाएंगे, इसका अनुवाद कैसे बना पाओगे सिंपल प्रेजेंट में, ये चीज हमको ध्यान से देखना है। बच्चे जैसे देखा जाए, क्वेश्चन है कि दिन में मेरे भाई से मिलने कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं। वह प्रतिदिन एक कहानी लिखती है। बच्चे ये आपका हिंदी है। बड़े वाक्य देख के घबराएंगे नहीं। इसी वाक्य से हम आपको अलग अलग टाइप को छीट छीट के जो बता रहे हैं, अलग अलग जो हम अलग अलग तोड़ तोड़ के जो आपको बताएंगे, इससे आपका छोटा वाक्य भी कवर होगा
और बड़ा वाक्य भी आप कवर कर पाएंगे। प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपका वीडियो जो है आपको इतना लाभ जरूर पहुँचा दे, जिससे आप किसी प्रकार का सेंटेंस जब आपके सामने आए तो आप आसानी से उसको बना सकें। पहले मेरे बच्चे आप यह जान लें कि जैसा हिंदी लिखा जाता है, जिस प्रकार हिंदी की बनावट होती है, उस प्रकार इंग्लिश की बनावट नहीं होती है। एकदम दिमाग में इस बात को रख लें कि जिस तरह हिंदी की वाक्य की बनावट होती है, उस प्रकार इंग्लिश की वाक्य की बनावट नहीं होती है। उसकी बनावट अलग है और इसकी बनावट कुछ अलग है। बच्चे आप देखो होइएगा, इंग्लिश के वाक्य के बनावट में, इंग्लिश के वाक्य के निर्माण में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट और समझने वाली चीज़ है इसमें। अगर इस बात को आप समझेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर ढंग से आप काम कर पाएंगे। आप चिमनी जहाँ ईंटा बनता है वहाँ जाइएगा, वहाँ क्या होता है कि एक साँचा होता है, और उस साँचे में जो होता है, जो ईंटा पाथने वाला होता है, उसमें मिट्टी और बालू लगाता है, धड़ाधड़ ऐसे करता है, टपाटप टपाटप करके ईंटा बनाते चलता है, ईंटा बनते चलता है। उसी प्रकार हमारे इंग्लिश में वाक्य का बनावट है। उस बनावट को यदि विद्यार्थी खूब आसानी तरह से समझ ले, जान ले, तो वाक्य को आसानी से बना लेगा। वो लड़का आसानी से वाक्य को बना सकता है। अब उस वाक्य की तरफ बच्चे का ध्यान होना चाहिए। और ये तो आइए, इस वाक्य को हम बनाते कैसे हैं, आपका स्ट्रक्चर क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है। ठीक है बच्चे, ये आपका बनावट कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, इस पर ध्यान देना है। तो बच्चे अब इसमें होता क्या है कि जितने भी हिंदी भाषी होते हैं, कुछ बच्चों के साथ परेशानी यह होती है कि ये जो सब्जेक्ट होता है, यह सब्जेक्ट बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बहुत बच्चे, ढेर सारे बच्चे को जिसकी परेशानी होती है कि ये सब्जेक्ट आखिर वाक्य में होता कहाँ है। कुछ बच्चों के दिमाग में यह बात आ जाती है कि जो शुरू में रहता है वो सब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल लें। ऐसा नहीं है, आप तो यह जाने कि द डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन वैसा आप ये परिभाषा रटेंगे, और बच्चे जमाना नहीं है परिभाषा रटने का, ये कुछ करने का। सबसे पहले आप कीजिएगा क्या कि वाक्य कितना ही बड़ा दिया हो, और सबसे पहले आप वाक्य को पढ़िएगा, वाक्य को पढ़ो। पहला काम ये करो मेरे बच्चे कि वाक्य को पढ़ो। जैसे आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ, दिन में मेरे भाई से मिलने कुछ लोग आते हैं। सर पहला काम हम लोग कर लिए। जब आप पहला काम कर लीजिएगा तो देखिएगा कि हिंदी क्रिया जो होगी आपके वाक्य में कहीं ना कहीं छुपी होगी, जिसके साथ ता है, ती है, ते है, ता हूँ जुड़ा रहेगा। या हिंदी इतना तो जरूर पता है कि हिंदी क्रिया कौन कौन होता है। तो जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है जुड़ा है, पहले उसको आप चिन्हित कर लीजिए। और यह जो चिन्हित किए हैं, तो ये जो निकला है ये आपका वर्ब है, ये आपकी क्रिया है, ये आपकी क्रिया है। ये भी क्रिया आप चुन लिए हैं, तो क्रिया ये भी चुने हैं, ये आपका वर्ब मिल गया है। तो हमको इस सब्जेक्ट को लाना है। तो इस सब्जेक्ट को लाने के लिए क्या कीजिएगा कि क्रिया जो होगी उस क्रिया के पहले आप यहां लगाइएगा कौन, तो एक रिजल्ट आएगा आपके सामने, और वह रिजल्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए बोर्ड पर समझते हैं। दिन में मेरे भाई से मिलने कुछ लोग आते हैं। क्रिया आपका है आते हैं, क्रिया आपकी है आते हैं, और वहां आप कौन लगाइए। दिन में मेरे भाई से मिलने कुछ लोग आते हैं, कौन आते हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिए कौन आते हैं, तो कुछ लोग आते हैं, यही आपका सब्जेक्ट है।
तो जब कभी आप इंग्लिश बनाने चलेंगे तो इसमें किसी शब्दों से आपको मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर है, हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे कुछ लोग, कुछ लोग, कुछ लोग। अब आपका है वर्ब, तो वर्ब वही है जो ता तेती के बाद आते हैं, आते हैं, कुछ लोग आते हैं। ठीक है बच्चे, कुछ लोग आते हैं। अब बुआ, अब रही बात ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट की वीडियो अभी हम आपको न बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का वीडियो अभी हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि हम ये दो वाक्य पर, ये दो शब्दों पर, सब्जेक्ट पर और वर्ब पर हम काम कर लेंगे, उसके बाद ही हम तब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट की चर्चा आपके सामने करेंगे। तो अगले वीडियो में आपको जो है ऐसा जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का वीडियो मिलेगा, और साथ ही साथ पहले सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड वाक्य कैसे बनाते हैं, जैसे हम आपको सिखाएंगे, वह जाता है, तुम पढ़ते हो, वे लिखते हैं, वो वाक्य कैसे बनेगा। फिर उसको साथ ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट को जोड़ के तब अनुवाद बताएंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट जोड़ेंगे, और अलग अलग करके जब आप बताएंगे तो निश्चित रूप से आपका अनुवाद यहाँ से यहाँ तक भी होगा, तो आप आसानी से बना लेंगे। फिर दूसरे वाक्य में आप सब्जेक्ट की पहचान देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सर क्या कहे हैं कि वाक्य को पढ़ो, वो प्रतिदिन एक कहानी लिखती है। सर जी ये तो काम हो गया, तो ये काम हो गया, तो इसमें आप वर्ब की तलाश करो। लिखती है, कौन लिखती है? वह। कौन लिखती है? वह। वर्ब क्या है? लिखती है। वर्ब क्या है? लिखती है। तो दो शब्द तो आपको निकालने आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब। अब अगले वीडियो में निश्चित रूप से मिस मत कीजिएगा, मैं आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट बताऊंगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड अनुवाद बताऊंगा। धन्यवाद।